भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 41 संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी से संबंधित है। इसे आसान हिंदी में समझते हैं। धारा 41 संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कब मृत्यु कारित करने तक विस्तृत होता है। यह धारा बताती है कि कब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा करते हुए हमलावर को इतनी चोट पहुंचा सकता है कि उसकी मृत्यु भी हो जाए। लेकिन यह अधिकार कुछ खास परिस्थितियों में ही लागू होता है और धारा 37 में बताई गई सीमाओं के अधीन होता है। धारा 37 निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की सामान्य सीमाएं बताती है, जैसे कि आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग न करना। कब आप अपनी संपत्ति की रक्षा में किसी को मार सकते हैं? आप हमलावर को मृत्यु या कोई और नुकसान पहुंचा सकते हैं यदि वह व्यक्ति आपकी संपत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कोई अपराध कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है जिससे आपको अपनी संपत्ति की रक्षा करनी पड़े। के डकैती, रॉबरी। अगर कोई आपकी संपत्ति से डकैती कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है। डकैती में हिंसा या हिंसा की धमकी शामिल होती है। सीखो, रात में घर भेदन, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। अगर कोई व्यक्ति सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले आपके घर में या किसी इमारत, तंबू या जहाज में जिसे रहने या सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गैर कानूनी तरीके से घुस रहा है, इसे रात में सेंध लगाना भी कह सकते हैं। आग या विस्फोटक से शरारत, मिसचिफ बाय फायर और एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। अगर कोई व्यक्ति आग या किसी विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल करके किसी ऐसी इमारत, तंबू या जहाज को नुकसान पहुंचा रहा है जिसका उपयोग लोग रहने के लिए करते हैं या जहां संपत्ति रखी जाती है। चोरी, शरारत या गृह अतिचार, थेफ्ट, मिसचिफ और हाउस ट्रेसपास, जिससे मृत्यु या गंभीर चोट का खतरा हो। अगर कोई चोरी, शरारत यानी किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या घर में गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ, गृह अतिचार कर रहा है और ऐसी परिस्थितियों में आपको यह लगने का उचित कारण है कि अगर आपने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया तो इसका नतीजा उस व्यक्ति की मृत्यु या आपको या किसी और को गंभीर चोट, ग्रेवियन हर्ट पहुंचा सकता है। संक्षेप में, धारा 27 यह स्पष्ट करती है कि संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तभी मृत्यु कारित करने तक बढ़ सकता है जब आपकी संपत्ति को बहुत गंभीर खतरा हो, जैसे डकैती, रात में सेंधमारी, आग या विस्फोटक से जानबूझकर नुकसान या कोई ऐसी चोरी, शरारत, घुसपैठ जिससे मृत्यु या गंभीर चोट का खतरा हो। यह अधिकार मनमाना नहीं है और इसे हमेशा धारा 37 में दी गई सीमाओं के भीतर ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। धारा 42 जब ऐसे अधिकार से मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित हो, when such right extends to causing any harm other than death। यह धारा आत्मरक्षा के अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में है, लेकिन उन खास स्थितियों में जब आप किसी अपराधी को जान से नहीं मार सकते बल्कि सिर्फ उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ या आपकी संपत्ति के साथ कोई ऐसा अपराध कर रहा है जैसे चोरी, थेफ्ट, आपकी कोई चीज चुराने की कोशिश कर रहा है, रिश्ती, मिसचीफ, आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है जैसे आपकी गाड़ी तोड़ना, आपराधिक अतिचार, क्रिमिनल ट्रेसपास, गैर कानूनी तरीके से आपके घर या संपत्ति में घुस रहा है। और ये अपराध ऐसे नहीं हैं जिनका जिक्र धारा 41 में किया गया है। धारा 41 उन गंभीर अपराधों की बात करती है जहां आत्मरक्षा में जान भी ली जा सकती है, जैसे हत्या या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास। तो ऐसे मामलों में आपको अपनी या अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए अपराधी को बिनजान से मारने का अधिकार नहीं है, लेकिन आपको बनू से मृत्यु के अलावा कोई और नुकसान पहुंचाने का अधिकार वंडो है। यह अधिकार भी धारा 37 में बताई गई सीमाओं और शर्तों के अधीन होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई चोर आपके घर में घुसता है और सिर्फ चोरी करने आया है तो आप उसे गोली मारकर नहीं मार सकते, लेकिन आप उसे पकड़ने के लिए या खुद को बचाने के लिए उसे धक्का दे सकते हैं, उसे चोट पहुंचा सकते हैं जो जानलेवा न हो
या उसे भागने से रोकने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उसे नुकसान हो, बशर्ते वह नुकसान उसकी जान न ले। अगर कोई व्यक्ति आपकी गाड़ी के शीशे तोड़ रहा है, रिश्ती, तो आप उसे घातक हथियार से हमला करके नहीं मार सकते, लेकिन आप उसे रोकने के लिए या खुद को बचाने के लिए उसे उतनी चोट पहुंचा सकते हैं जितनी उसे रोकने के लिए जरूरी हो, बिना उसकी जान लिए। सारांश में, धारा 42 ये बताती है कि अगर कोई आपके साथ चोरी, रिश्ती, नुकसान पहुंचाना या आपराधिक अतिचार जैसे हल्के अपराध कर रहा है, जो इतने गंभीर नहीं कि धारा 41 में आते हों, तो आपको अपनी रक्षा के लिए उसे जान से मारने का अधिकार नहीं है। आप उसे केवल उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जिससे उसे मृत्यु न हो, और यह भी धारा 37 में बताई गई शर्तों के अनुसार होना चाहिए। धारा 43 संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और जारी रहना। यह धारा बताती है कि आपको अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार कब शुरू होता है और कब तक जारी रहता है। क खतरे की आशंका शुरू होते ही अधिकार शुरू। आपकी संपत्ति को किसी खतरे की आशंका, डर जैसे ही शुरू होती है, आपको अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार भी तुरंत शुरू हो जाता है। उदाहरण, अगर आपको लगता है कि कोई आपकी जमीन पर कब्जा करने वाला है या आपके घर में चोरी करने वाला है, तो आपको अपनी संपत्ति बचाने का अधिकार तुरंत मिल जाता है। चोरी के खिलाफ कब तक जारी रहता है? चोरी के खिलाफ आपकी संपत्ति की रक्षा का अधिकार तब तक जारी रहता है जब तक चोर आपकी संपत्ति लेकर भाग नहीं जाता, या जब तक आपको पुलिस या अन्य सरकारी अधिकारियों की मदद नहीं मिल जाती, या जब तक आपकी चोरी हुई संपत्ति आपको वापस नहीं मिल जाती। उदाहरण, अगर कोई आपका फोन चुराकर भाग रहा है तो आप उसे रोकने के लिए उसका पीछा कर सकते हैं या उसे पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं जब तक वह फोन लेकर आपकी पहुंच से दूर न हो जाए या पुलिस न आ जाए। गा डकैती लूट के खिलाफ कब तक जारी रहता है? डकैती या लूट के खिलाफ आपकी संपत्ति की रक्षा का अधिकार तब तक जारी रहता है जब तक अपराधी किसी व्यक्ति को मौत, चोट या गलत तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा हो या ऐसा करने का डर बना हुआ हो, यानी जब तक आपको तुरंत मौत, तुरंत चोट या तुरंत व्यक्तिगत आज़ादी के छीने जाने का डर बना रहता है। उदाहरण, अगर कुछ लुटेरे आपके घर में घुसकर आपको धमका रहे हैं और सामान लूट रहे हैं, तो जब तक वे वहां मौजूद हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं, तब तक आपको अपनी संपत्ति और जान बचाने का अधिकार है। आपराधिक अतिचार या रिश्ती नुकसान के खिलाफ कब तक जारी रहता है? आपराधिक अतिचार, किसी की संपत्ति में बिना अनुमति के घुसना, या रिश्ती, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, के खिलाफ आपकी संपत्ति की रक्षा का अधिकार तब तक जारी रहता है जब तक अपराधी आपराधिक अतिचार या नुकसान पहुंचाने का काम करता रहता है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति आपके खेत में घुसकर आपकी फसल को नष्ट कर रहा है, तो जब तक वह ऐसा कर रहा है, आपको उसे रोकने का अधिकार है। जैनैन सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले सेंधमारी हाउस ब्रेकिंग के खिलाफ कब तक जारी रहता है? अगर रात में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले आपके घर में सेंधमारी हुई है, तो ऐसे घर में अनाधिकार प्रवेश, हाउस ट्रेसपास के खिलाफ आपकी रक्षा का अधिकार तब तक जारी रहता है जब तक वह सेंधमारी के कारण हुआ अनाधिकार प्रवेश जारी है। उदाहरण, अगर चोर रात में आपके घर का ताला तोड़कर अंदर घुस गए हैं, तो जब तक वे आपके घर के अंदर मौजूद हैं, आपको अपनी संपत्ति और घर की रक्षा करने का अधिकार है। सारांश में, यह धारा स्पष्ट करती है कि आपकी संपत्ति की रक्षा का अधिकार कब शुरू होता है और अलग-अलग परिस्थितियों, चोरी, लूट, अतिचार, सेंधमारी में कब तक बना रहता है। यह अधिकार तब तक जारी रहता है जब तक खतरा बना रहता है या अपराधी अपने कृत्य से पीछे नहीं हट जाता। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 44 आत्मरक्षा, प्राइवेट डिफेंस के अधिकार से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात बताती है। इसे सरल हिंदी में समझते हैं। धारा 44 घातक हमले के विरुद्ध आत्मरक्षा का अधिकार, जब किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान होने का जोखिम हो
यह धारा कहती है कि अगर आप पर कोई ऐसा हमला होता है जिससे आपको अपनी जान जाने का या गंभीर चोट लगने का डर हो, यानी एक घातक हमला, और अपनी जान बचाने के लिए आपको हमलावर पर हमला करना पड़े, लेकिन ऐसी स्थिति बन जाए कि आप बिना किसी निर्दोष व्यक्ति जो हमलावर नहीं है को नुकसान पहुंचाए अपनी रक्षा प्रभावी ढंग से नहीं कर सकते, तो भी आपका आत्मरक्षा का अधिकार बना रहेगा। इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए का पर कुछ लोग मिलकर जानलेवा हमला कर रहे हैं और वे उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। का अपनी जान बचाने के लिए उन पर गोली चलाता है। अब स्थिति ऐसी है कि भीड़ में कुछ छोटे बच्चे भी हैं और का जानता है कि अगर वह गोली चलाएगा तो उन बच्चों को भी चोट लग सकती है। ऐसे में धारा 44 कहती है कि का को आत्मरक्षा का अधिकार है, भले ही इस प्रक्रिया में उन निर्दोष बच्चों को चोट लगने का जोखिम हो। अगर का गोली चलाने से किसी बच्चे को नुकसान पहुंचाता है, तो भी का ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि वह अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करने पर मजबूर था। मुख्य बातें। जान का खतरा। यह धारा तभी लागू होती है जब आत्मरक्षा करने वाले व्यक्ति को अपनी जान जाने या गंभीर चोट लगने का उचित डर हो। निर्दोष को जोखिम। अगर बचाव करते समय ऐसी स्थिति आ जाए कि निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए बिना आत्मरक्षा संभव न हो, तो भी आत्मरक्षा का अधिकार बना रहता है, अपराध नहीं। ऐसे में अगर निर्दोष व्यक्ति को अनजाने में या मजबूरन नुकसान पहुंचता है, तो आत्मरक्षा करने वाले व्यक्ति पर कोई अपराध नहीं बनता। संक्षेप में, यह धारा उन चरम स्थितियों में आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता देती है जहां अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन किसी निर्दोष को जोखिम में डालना पड़े। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 45 दुष्प्रेरण अबेटमेंट टॉसन के बारे में बताती है। आसान शब्दों में कहें तो यह समझाती है कि किसी अपराध को करने के लिए किसी को उकसाना, भड़काना या मदद करना भी एक अपराध है। इसे 3 मुख्य तरीकों से समझा जा सकता है। 1. उकसाना, इंस्टिगेटिंग। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उकसाता है, भड़काता है या उसे प्रेरणा देता है, तो वह दुष्प्रेरण का दोषी होगा। उदाहरण: क खू को किसी व्यक्ति को मारने के लिए उकसाता है। भले ही उक्का ने खुद मारा ना हो, लेकिन अक्ख को उकसाने के कारण क का दुष्प्रेरण का दोषी होगा। 2. षड्यंत्र में शामिल होना, एंगेजिंग इन अ कॉन्स्पिरेसी। अगर कोई व्यक्ति एक या एक से ज्यादा दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर किसी अपराध को करने की साजिश, षड्यंत्र में शामिल होता है और उस साजिश के तहत कोई काम या गैर कानूनी चूक होती है, तो वह दुष्प्रेरण का दोषी होगा। उदाहरण: क, ख और ग मिलकर एक बैंक लूटने की योजना बनाते हैं। इस योजना के तहत क बैंक की रेकी करता है। भले ही तीनों ने खुद लूट न की हो, लेकिन साजिश में शामिल होने और उसके तहत काम करने के कारण वे दुष्प्रेरण के दोषी होंगे। 3. जानबूझकर सहायता करना, इंटेंशनली एडिंग। अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने में जानबूझकर किसी भी काम या गैर कानूनी चूक से मदद करता है, तो वह दुष्प्रेरण का दोषी होगा। उदाहरण: कि एक चोर को चोरी करने के लिए अपना ताला तोड़ने वाला औजार देता है, ये जानते हुए कि वह चोरी करने जा रहा है। का ने सीधे चोरी नहीं की, लेकिन औजार देकर उसने चोरी में मदद की, इसलिए वह दुष्प्रेरण का दोषी होगा। स्पष्टीकरण 1 यह बताता है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देकर या किसी जरूरी बात को जानबूझकर छुपाकर, जिसे उसे बताना जरूरी था, किसी से कोई काम करवाता है या करवाने की कोशिश करता है, तो उसे भी उस काम को करने के लिए उकसाने वाला माना जाएगा। उदाहरण: स्पष्टीकरण 1 से संबंधित। एक पुलिस अधिकारी ए के पास वायर को गिरफ्तार करने का वारंट है। बी, ये जानते हुए कि सी वास्तव में वायर नहीं है, जानबूझकर ए को गलत बताता है कि सी ही वायर है और इस तरह ए से सी को गिरफ्तार करवाता है। यहां बी ने सी की गिरफ्तारी के लिए ए को उकसाया। स्पष्टीकरण 2 यह कहता है कि जो कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने से पहले या अपराध करते समय उस काम को आसान बनाने के लिए कुछ करता है और जिससे वह काम आसान हो जाता है, तो उसे उस काम को करने में सहायता करने वाला माना जाएगा। संक्षेप में, धारा 45
यह परिभाषित करती है कि केवल अपराध करना ही नहीं, बल्कि किसी को अपराध करने के लिए उकसाना, साजिश रचना या उसमें मदद करना भी कानूनी रूप से अपराध माना जाएगा और इसके लिए सजा मिल सकती है। धारा 46 दुष्प्रेरक अबेटोर। यह धारा बताती है कि दुष्प्रेरक यानी अपराध के लिए उकसाने वाला या सहायता करने वाला कौन होता है। इसे आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं। एक व्यक्ति किसी अपराध का दुष्प्रेरण कौन करता है? अगर वह एक किसी को अपराध करने के लिए उकसाता है, जैसे को खा को अग की हत्या करने के लिए भड़काता है, भले ही खा हत्या न करे, का फिर भी हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। 2. किसी कार्य को करने के लिए उकसाता है जो अपराध होता, यदि उसे किसी ऐसे व्यक्ति ने किया होता जो कानूनन अपराध करने में सक्षम है और उसी इरादे या जानकारी के साथ। मान लीजिए का एक 7 साल के बच्चे खू को अग के घर में आग लगाने के लिए उकसाता है। बच्चा आग लगा देता है और गु की मृत्यु हो जाती है। चूंकि बच्चा कानूनन अपराध करने में सक्षम नहीं है, फिर भी की हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा, क्योंकि अगर यह कार्य किसी वयस्क ने किया होता तो वह अपराध होता। स्पष्टीकरण 1। यह जरूरी नहीं है कि दुष्प्रेरक स्वयं वह काम करने के लिए बाध्य हो जिसका उसने अवैध लोप इलीगल ओमिशन का दुष्प्रेरण किया है। उदाहरण, एक गार्ड का काम है गेट बंद रखना, कि उस गार्ड को जानबूझकर गेट खुला छोड़ने के लिए उकसाता है जिससे चोरी हो सके, भले ही एक ही खुद गार्ड न हो और गेट बंद करने के लिए बाध्य न हो, फिर भी उसने अवैध लोप का दुष्प्रेरण किया है। स्पष्टीकरण 2। दुष्प्रेरण का अपराध होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि जिस काम के लिए उकसाया गया था वह असल में हुआ हो या उससे वो परिणाम निकला हो जो अपराध के लिए जरूरी है। सिर्फ उकसाना ही काफी है। उदाहरण, कुक्कुकोग की हत्या करने के लिए उकसाता है, ख मना कर देता है, फिर भी कु हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। उदाहरण, कुक्कुकोगु की हत्या करने के लिए उकसाता है, ख चाकू मारता है लेकिन उग्गू बच जाता है, फिर भी कु की हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। स्पष्टीकरण 3। यह जरूरी नहीं है कि जिसे उकसाया गया है वह व्यक्ति कानूनन अपराध करने में सक्षम हो, जैसे कोई नाबालिग या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति, या उसके पास वही इरादा या जानकारी हो जो उकसाने वाले के पास थी, या कोई भी दोषी इरादा या जानकारी हो। उदाहरण का, एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति खा को एक घर में आग लगाने के लिए उकसाता है। खा को पता नहीं कि वह क्या कर रहा है, ख आग लगा देता है, एका फिर भी दुष्प्रेरण का दोषी होगा। कुल मिलाकर धारा 46 हमें यह बताती है कि कोई व्यक्ति कब किसी अपराध के लिए दुष्प्रेरक माना जाएगा। ये सिर्फ सीधे अपराध करने वाले को ही नहीं, बल्कि उसे उकसाने वाले, भड़काने वाले, सहायता करने वाले या षड्यंत्र रचने वाले को भी कानून के दायरे में लाती है, भले ही अपराध हुआ हो या नहीं, या जिसे उकसाया गया हो वह अपराधी बन पाए या नहीं। धारा 27 भारत में भारत के बाहर अपराधों के लिए दुष्प्रेरण, अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। यह धारा इस बारे में है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में रहते हुए किसी ऐसे काम के लिए उकसाता, अबेट है, जो भारत के बाहर किया जाए, और अगर वही काम भारत में किया जाता तो वो अपराध होता, तो क्या होगा? इसे आसान शब्दों में ऐसे समझें, अगर कोई व्यक्ति काम भारत के अंदर बाजी है और वह किसी दूसरे व्यक्ति को किसी ऐसे काम के लिए उकसाता है या मदद करता है जो काम आम भारत के बाहर वान किया जाना है, और अगर वही काम वाडम भारत में किया जाता तो वह कानूनन एक अपराध होता, तो उकसाने वाला व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता के तहत उस अपराध के दुष्प्रेरण, अबेटमेंट का दोषी माना जाएगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति भारत में बैठा है। वह बी नाम के एक विदेशी व्यक्ति को फोन करता है जो किसी और देश जैसे अमेरिका या जापान में रहता है। ए उस बी को उकसाता है कि वह उस दूसरे देश में किसी व्यक्ति का खून कर दे। अब अगर यह खून भारत में किया जाता तो यह एक गंभीर अपराध होता। चूंकि ए ने भारत में रहते हुए बी को भारत के बाहर खून करने के लिए उकसाया है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 47 के तहत ए को हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा,
भले ही खून भारत के बाहर हुआ हो। मुख्य बात, यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि कोई व्यक्ति भारत में बैठकर किसी को विदेशों में अपराध करने के लिए उकसाकर कानून की पकड़ से बच न सके। भारतीय कानून की पहुंच उन लोगों तक भी है जो भारत में रहकर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को बढ़ावा देते हैं। धारा आर्टिलाइट, भारत में अपराध के लिए भारत के बाहर उकसाना, अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया। यह धारा उन मामलों से संबंधित है जहां कोई व्यक्ति भारत के बाहर रहकर किसी को भारत के अंदर कोई अपराध करने के लिए उकसाता है। इसका सीधा मतलब यह है, अगर कोई व्यक्ति जो मई भारत के बाहर बेध्यान किसी दूसरे देश में है, वह किसी दूसरे व्यक्ति को बेई भारत में कोई ऐसा काम करने के लिए उकसाता है या भड़िडी अचकाता है जिसे अगर भारत में किया जाए तो वह बिच अपराधन माना जाएगा, तो ऐसा उकसाने वाला व्यक्ति भी भारतीय कानून के तहत अपराधी माना जाएगा। उदाहरण से समझें। मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठा है। वह बी नाम के किसी व्यक्ति को फोन करके या इंटरनेट के माध्यम से उकसाता है कि वह दिल्ली भारत में किसी की हत्या कर दे। बी उसकी बात मानकर दिल्ली में हत्या कर देता है। इस मामले में भले ही ए ने यह उकसाने का काम अमेरिका में बैठकर किया हो, लेकिन चूंकि उसने भारत में अपराध करने के लिए उकसाया है और वह अपराध भारत में हुआ है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 48 के तहत ए भी हत्या के लिए उकसाने का दोषी माना जाएगा। संक्षेप में, यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि भारत के बाहर बैठकर भी अगर कोई व्यक्ति भारत में अपराध करने के लिए उकसाता है, तो उसे भारतीय कानून के दायरे में लाया जा सके और दंडित किया जा सके। इससे अपराधों पर नियंत्रण रखने और न्याय सुनिश्चित करने में मदद मिलती है, भले ही अपराधी का दुष्प्रेरण अबेटमेंट भारत की सीमा से बाहर हुआ हो। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 29 दुष्प्रेरण अबेटमेंट से संबंधित है। इसे आसान हिंदी में समझते हैं। धारा 39 दुष्प्रेरण के लिए सामान्य दंड। यह धारा बताती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाता है, मदद करता है या उसके साथ साजिश करता है, यानी दुष्प्रेरण करता है, और उस उकसावे, मदद या साजिश के परिणाम स्वरूप वह अपराध हो जाता है, तो दुष्प्रेरण करने वाले व्यक्ति को भी वही सजा मिलेगी जो उस अपराध को करने वाले को मिलती। मुख्य बातें। दुष्प्रेरण, इसका मतलब है किसी को कोई अपराध करने के लिए भड़काना, उकसाना, साजिश करना या उस अपराध को करने में मदद करना। परिणाम, यह धारा तब लागू होती है जब दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप वास्तव में वह अपराध हो जाता है। सजा, अगर भारतीय न्याय संहिता में दुष्प्रेरण के लिए कोई खास सजा नहीं बताई गई है, तो दुष्प्रेरण करने वाले को वही सजा दी जाएगी जो उस मूल अपराध के लिए तय की गई है। उदाहरण से समझें। आक, उकसाना, अब को झूठी गवाही देने के लिए उकसाता है। बी, अ के उकसाने पर झूठी गवाही दे देता है, जो कि एक अपराध है। इस मामले में अ भी उसी अपराध का दोषी माना जाएगा जिसका बी दोषी है, और अ को भी बी के बराबर ही सजा मिलेगी। 2. साजिश, अ और अ भी मिलकर एस को जहर देने की साजिश रचते हैं। साजिश के तहत अ जहर खरीदता है और बी को देता है ताकि बी उसे एस को दे दे। बी अ की अनुपस्थिति में एस को जहर देता है जिससे एस की मौत हो जाती है। यहाँ अबी हत्या का दोषी है। आ ने साजिश के जरिए हत्या का दुष्प्रेरण किया है और उसे भी हत्या के लिए निर्धारित सजा मिलेगी। संक्षेप में, धारा 19 ये सुनिश्चित करती है कि जो व्यक्ति सीधे तौर पर अपराध नहीं करता, लेकिन उसे करने में दूसरों को उकसाता है या मदद करता है, उसे भी उस अपराध का उतना ही दोषी माना जाए जितना अपराध करने वाले को। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 50 दुष्प्रेरण अबेटमेंट से संबंधित है और यह विशेष रूप से तब लागू होती है जब उकसाया गया व्यक्ति दुष्प्रेरक उकसाने वाले के इरादे या जानकारी से अलग तरीके से काम करता है। धारा 50, यदि उकसाया गया व्यक्ति दुष्प्रेरक के इरादे से भिन्न इरादे या जानकारी से कार्य करता है, तो दुष्प्रेरण का दंड। मान लीजिए एक व्यक्ति दुष्प्रेरक किसी दूसरे व्यक्ति जिसे उकसाया गया को कोई अपराध करने के लिए उकसाता है। अब इसमें दो स्थितियां हो सकती हैं। एक, स्थिति एक,
उकसाने वाले और काम करने वाले का इरादा ज्ञान एक जैसा हो। अगर दुष्प्रेरक ने किसी को चोरी करने के लिए उकसाया और उकसाए गए व्यक्ति ने वाकई चोरी कर ली, तो दोनों को चोरी के अपराध के लिए ही दंड मिलेगा। तो स्थिति दो, उकसाने वाले और काम करने वाले का इरादा ज्ञान अलग अलग हो। यह धारा धारा 50 इसी दूसरी स्थिति के बारे में है। अगर दुष्प्रेरक ने किसी को एक खास इरादे या जानकारी के साथ कोई अपराध करने के लिए उकसाया, लेकिन जिसे उकसाया गया उसने उस अपराध को किसी अलग इरादे या जानकारी कोण के साथ किया, तो भी दुष्प्रेरक को उसी अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जो अंश उसके दुष्प्रेरक के इरादे या जानकारी कोण से होता। उदाहरण से समझें। मान लीजिए दुष्प्रेरक बांडर को यह उकसाता है कि वह सनलाइट के घर में चोरी करे। अम्बट का इरादा केवल चोरी करवाने का है, लेकिन जब अम्बट चोरी करने जाता है तो वह चोरी करने के बजाय सनलाइट पर हमला कर देता है और उसे गंभीर चोट पहुंचाता है। यानी बांडर ने अनलक के इरादे से अलग काम किया। इस स्थिति में भारतीय न्याय संहिता की धारा 50 के अनुसार अमर को चोरी के दुष्प्रेरणा के लिए ही दंडित किया जाएगा, भले ही बम्बरदार ने चोरी नहीं बल्कि हमला किया। कानून यह देखेगा कि बम्बोडाला का मूल इरादा क्या था और उसी इरादे से होने वाले अपराध के लिए अमोल्ला को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। संक्षेप में, धारा 50 यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी को अपराध करने के लिए उकसाता है, वह अपने उस इरादे के लिए जवाबदेह ठहराया जाए, भले ही जिसे उकसाया गया उसने उस इरादे से अलग हटकर कोई और काम किया हो। यानी उकसाने वाले की जिम्मेदारी उसके अपने इरादे या जानकारी पर आधारित होती है, न कि उकसाए गए व्यक्ति के अंतिम कार्य पर।